स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामनाथ क्लासेज में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह आप इसमें हम हिंदी का लेके आए हैं। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम के लिए एकदम रिलैक्स होके एग्ज़ाम का तैयारी करना है, एग्ज़ाम देना है। आपका जो 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम है हिंदी का, तो हिंदी का वीडियो लेके आए हैं। और संस्कृत का भी आपको, हिंदी और संस्कृत का हम सोचे हैं कि पूरा किताब का जो है बहुत कम समय में आपका रिवीजन करवाने के लिए, तो इसमें हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक का हिंदी का जो है रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे। चैप्टर 1 जो पहला आपका हिंदी का है, भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है? एक निबंध है। चलिए पढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में पहले जानते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। और प्राथमिक शिक्षा के बाद यह जो है भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर लंदन गए। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। तो प्राथमिक शिक्षा के बाद भीमराव अंबेडकर जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, प्रोत्साहन मतलब उसको, भीमराव अंबेडकर के पास पैसा नहीं था तो उसको एक तरह से कह सकते हैं छात्रवृत्ति दे रहा था बड़ौदा नरेश। और बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही यह उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर कहाँ गए? न्यूयॉर्क अमेरिका गए और फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक और उसके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 थे। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। भारतीय संविधान का निर्माता कहकर उसको भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। और उनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, Genesis and Development, The Untouchable, Who Are They, Who Are Sudraj, Buddhism and Communism, Buddha and His Dhamma, Thoughts on Linguistic Status, The Rise and Fall of Women, Annihilation of Caste। ये इनकी रचना को याद करना है। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धि एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपको इसे सीरियली याद रखना है। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर सुद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो हमने छोड़ दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। हिंदी में संपूर्ण वाङ्मय के नाम से भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। और यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह निबंध है, यह कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये अंग्रेजी का किताब है, ये भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। और इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ये लिया गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसको हिंदी में रूपांतरण करके लिखा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से हिंदी में रूपांतरण करके लिखा, कौन लिखा? तो ये ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में रूपांतरित किया। और यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? एक भाषण है, और जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में लाहौर में जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन होना था। 1936 में लाहौर में जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन हुआ था। उसी में भाषण देने के लिए भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को तैयार किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वह भाषण जो है वो वार्षिक सम्मेलन नहीं हो पाया, स्थगित हो गया। और उसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है उसी में से जो है उसका हिंदी रूपांतरण करके ललई सिंह यादव ने ये निबंध लिखा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आप पढ़े होंगे। इसका हम रिवीजन करते हैं ऑब्जेक्टिव का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आपको पता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। इसका आंसर बी होगा, रामजी सकपाल। तीसरा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है, ए नंबर होगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है, प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण है, तो ए और बी दोनों होगा। अगला है, मूक नायक क्या है? मूक नायक एक पत्रिका है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अभी बताएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आपको याद ही रखना है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भारत। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ये तीनों थे, तो इनमें से भी होगा। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है? एक भाषण है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें सभी, तो इनमें सभी होगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें कोई नहीं। कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। अगला है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव को, एक ए नंबर हो जाएगा। अगला है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आंसर सी हो जाएगा। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देता है? जातिवाद में, नारीवाद में, तो जातिवाद में इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के माता का नाम क्या था? अंबेडकर की माता का नाम था भीमाबाई। भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी। अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1916 में। 1916 में। लेखक
की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक कहते हैं कि विडंबना की बात है कि इस समय जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ए नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं लेखक। द कास्ट्स इन इंडिया देयर में किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बहिष्कृत भारत का संपादन किया। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर है नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत। नलिन विलोचन शर्मा के बारे में जानते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था 18 फरवरी 1916 में। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे, जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। और उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। नलिन विलोचन शर्मा संस्कृत और हिंदी में एमए किया। नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ 12 दिसंबर 1916 ईस्वी में। 18 फरवरी 1916 में जन्म हुआ और 12 सितंबर 1961 ईस्वी में निधन हुआ नलिन विलोचन शर्मा का। इनकी रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य और आलोचना। उसके बाद नरेश के साथ काव्य, नकेन के प्रपद और नकेन दो। इनकी रचना जो इम्पोर्टेंट है हम केवल वही बताएंगे, तो आपको याद रखना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास में आता है प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, नरेश के साथ काव्य, नकेन के प्रपद, नकेन दो। यह कहानी जो विष के दांत है, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। पूछेगा विष के दांत कहाँ से लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। यह मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करता है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करता है। चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल मदन के पिता थे। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ होगा मदन ने कासू कितने दांत तोड़ डाले, तो 2 होगा। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, अभी बताएं। नलिन विलोचन शर्मा के चित्रों में पुरातन तत्व समग्रता से उभर कर आया। मनोवैज्ञानिकता का आंसर होगा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से हो सकता था। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द होगा। इसमें ये गलत है, इसमें होगा खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है गलत है, आप सुन लीजिए। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ये सैन साहब ने कही है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची होता है। खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची के बांग्ला भाषा का शब्द है। खोखा का नाम क्या था? कासू नाम था खोखा का। विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें मनोवैज्ञानिक कहानी होगा। सैन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन को कई बार पूर्वजों के हाथों से पीटा गया था। किसके हाथों से?
पिता के हाथों से। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। सैन साहब ने किसे बहुत उछाल दिया? तो गिरधर लाल को। विष के दांत की कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को छूती है? तो मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को। कासू मदन के साथ शरीक किस खेल में होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में होना चाहता था। शरीक मतलब शामिल। सैन साहब अनारक्षित से ऐठ कर रह गए। किससे ऐठ कर रह गए? पत्रकार महोदय से ऐठ कर रह गए। ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 वर्ष। मदन की उम्र 5-6 वर्ष थी। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब हुए थे? 1959 ईस्वी में हुए थे। 1959 ईस्वी में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन विलोचन किनकी विचार किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है विचार। लड़कियाँ क्या है? कठपुतलियाँ। यह किस पर गर्व है? माता पिता को गर्व है। अमेरिका में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? यहाँ पे होगा हंस। अमेरिका में नहीं, हंस कौओं की जमात में ये था, ये थोड़ा गलत है। पूर्वजों के अनुसार सैन ने, यहाँ होगा सैन। पूर्वजों के अनुसार सैन ने सिद्धांतों को भी बदल लिया। खोखा के अनुसार, किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। सैन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। ये दूसरा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। चलिए तीसरा चैप्टर दूसरा चैप्टर का कंप्लीट हो गया। तीसरा चैप्टर का देखते हैं। तीसरा चैप्टर का मैक्स मूलर के बारे में जानते हैं। मैक्स मूलर, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कभी कभी पूछ लिया जाता है मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है? तो मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। और मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के थे तो उनके पिताजी विल्हेल्म मूलर का निधन हो गया। मैक्स मूलर जब 4 वर्ष के थे उसी समय जो है मैक्स मूलर के पिता विल्हेल्म मूलर का निधन हो गया। मैक्स मूलर 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन कब प्रारंभ किया? 18 वर्ष की उम्र में। कहाँ? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। हितोपदेश जो संस्कृत की किताब है और उसको मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। और कठोप उपनिषद का उसी को कठोप उपनिषद नाम है। और केन उपनिषद है, ये कठोप उपनिषद केन उपनिषद है जिनको मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये संस्कृत भाषा का किताब है कठोप उपनिषद केन उपनिषद, इसको मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मेघदूत संस्कृत भाषा की किताब है जिसके रचनाकार कालिदास हैं, उसको मैक्स मूलर ने मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। तो कौन कौन किताब को जर्मन भाषा में अनुवाद किया मैक्स मूलर ने? हितोपदेश को, मेघदूत को, कठ उपनिषद को, केन उपनिषद को। और मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। कौन? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। और मैक्स मूलर के प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर के, मैक्स मूलर के पास इतना ज्ञान था कि उसके ज्ञान से प्रभावित होकर के सामग्री विक्टोरिया ने, सामग्री मतलब महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ओसबर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर आख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। मैक्स मूलर को जो है महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में
ऑसबर्न में बुलाया ऋग्वेद और संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं की तुलना करने पर व्याख्यान देने के लिए कि संस्कृत, ऋग्वेद और यूरोपियन भाषा जो है उसमें कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन अधिक महत्व किसका है, ये सब पर जो है व्याख्यान देने के लिए बुलाई थी कौन, महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को। कहाँ, ऑसबर्न बुलाई थी, कब, 1868 ईस्वी में बुलाई थी। और मैक्स मुलर वहाँ आए और अपना भाषण दिए और उनके भाषण से महारानी विक्टोरिया बहुत प्रभावित हुई, बहुत खुश हुई और महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि प्रदान की। प्रसन्न होकर के मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। लेकिन मैक्स मुलर को जो है यह पदवी बहुत तुच्छ लगा, मतलब बहुत छोटा लगा और मैक्स मुलर ने उसे अस्वीकार कर दिया, मतलब नहीं लिया। मैक्स मुलर 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का निधन हो गया। और यह जो है मैक्स मुलर लिखे हैं जो भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, एक भाषण है। और मैक्स मुलर ने इस भाषण को लिखा था जर्मन भाषा में, क्योंकि मैक्स मुलर जर्मन के कवि हैं तो ये जर्मन भाषा में तैयार किया गया था यह भाषण मैक्स मुलर ने। जब भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी के आगमन के अवसर पर यह जो है भाषण तैयार किया गया था कि भारतीय सिविल सेवा के पद पर चयन होकर के अंग्रेज युवा अधिकारी आया था जब भारत, तब उसी को संबोधन करने के लिए यह भाषण तैयार किया गया था मैक्स मुलर ने। लेकिन मैक्स मुलर ने इस भाषण को जो है जर्मन भाषा में जर्मन भाषा में लिखा था। इसको हिंदी में रूपांतरित कौन किया, भवानी शंकर त्रिवेदी ने। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने मैक्स मुलर के जर्मन भाषण को जो है हिंदी में रूपांतरित करने का कार्य किया। चलिए अब जो है भारत से हम क्या सीखे, इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग जो है YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आपको और भी वीडियो बनाने में हमको अच्छा लगे और हम आपको पूरा हिंदी और संस्कृत का जो है रिवीजन करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद ने कहा था। स्वामी दयानंद ने कहा था। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था दारिस नामक सोने की सिक्के से घड़ी। सी नंबर ऑप्शन होगा। आगे, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया था। मेघदूत संस्कृत का है, उस जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने इसका अनुवाद किया था। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया, तो मैक्स मुलर ने दिया। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन किया। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, मैक्स मुलर की मृत्यु देखिए 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1901, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। तो मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, डी नंबर हो जाएगा। अगला है, पारसियों की धर्म का क्या नाम है, पारसियों के धर्म का नाम है जरथुरोस, डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, जनरल कनिंघम का संबंध जो है वनस्पति विज्ञान से है। भारत 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, वाराणसी में मिला था। सी नंबर ऑप्शन। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किसको की थी, तो मैक्स मुलर को की थी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है, ये सबको पता होगा। नृवंश विद्या का संबंध किससे है, नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। दारिस का अर्थ क्या होता है, दारिस क्या है, दारिस जो है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। ये
मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। प्लूटो का संबंध किससे है? प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो प्लूटो कहाँ के थे? यूनान के थे प्लेटो। आगे, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मूलर, सबको पता होगा। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं से 11वीं सदी। 10वीं से 11वीं सदी। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन के जो है, लैटिन के इग्नस में मिलता है। सी नंबर ऑप्शन। हरकस का कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 ईस्वी में की थी। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा जो है भारत की जाति है, प्रजाति है। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नए सिकंदर भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए नए सिकंदर का प्रयोग किया है। भारत कहाँ बसता है? भारत जो है गांवों में बसता है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम है? क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर नाम था। सुनिए इसको। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा, इसमें होगा नीति कथा आंसर। चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। इसके आगे वीडियो में हम और भी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।